जय माता जी की साथ खमा गणी नमस्कार। और आज 12th क्लास का दूसरा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है ये। साक्षरता का महत्व बताइए। पेज नंबर 33 के ऊपर। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, वो कौन सी नस्ल की गाय है जो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। पेज नंबर 277 के ऊपर। तो देखिए, राठी गाय, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, दूध देने में अग्रणी होने के कारण। ये लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। अगले तीसरे प्रश्न में हमसे 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है उसका प्रतिरूप पूछा है कि वो कौन से प्रतिरूप का। तो अनाकार प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप। 12 जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप। अनाकार यानी कि बिना किसी आकार का। तो टेढ़ी मेढ़ी गलियां होती, घुमावदार गलियां होती, किसी प्रकार का प्रतिरूप नहीं पाया जाता। किसी योजना के बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास बनते हैं। चौथे प्रश्न में पंचम व्यवसायों के उदाहरण पूछे हैं। 60 नंबर पेज पे 7वां पाठ। विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक लोग, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो इस व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। आंकड़ों का पुनर्गठन, आंकड़ों की व्याख्या, उच्च स्तर के कार्य होते हैं पंचम व्यवसाय से संबंधित। और इनके जो श्रमिक होते हैं उन्हें गोल्डन कॉलर श्रमिक, स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अगले जो प्रश्न हैं वो दो अंक के हैं। पहला प्रश्न, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। पेज नंबर 73 के ऊपर, यानी ये 9वें पार्ट में मिल जाएगा आपको, 7वें पार्ट में भी मिल जाएगा। तो ये 73 नंबर पेज के ऊपर जो ये आरेख दिया हुआ, रेखा चित्र दिया हुआ है, इसको आप बना दीजिए। उद्योगों की अवस्थिति, बाजार, परिवहन, संचार, शक्ति के साधन, कच्चा माल, सहकारी नीतियाँ, सरकार की जो नीतियाँ वो, उच्च तकनीक, जलवायु, जलापूर्ति, पूंजी और कुशल श्रमिक, ये वे कारक होते हैं जो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न छठा, ओपेक क्या है और पूरा नाम बताइए। ओपेक प्रादेशिक व्यापार समूह है और इसका हमसे पूरा नाम पूछा है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। पेज नंबर 106 के ऊपर। तो यहाँ ये पेज नंबर 106 पे ओपेक दिख रहा होगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। थोड़ा स्पष्ट नहीं है, वैसे तो समझ में आ रहा होगा आपको। और मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ये वियना यूरोप में। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसके सदस्य राष्ट्र हैं। 1949 में इसकी उत्पत्ति हुई। तयशोधित जो खनिज तेल है उससे संबंधित वस्तुओं के व्यापार से ये संबंध रखते हैं। और यह वो बॉक्स है जो सहयोग के अन्य क्षेत्र दर्शाता है। खनिज तेल की नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना। ये यहाँ अल्जीरिया, ये लीबिया, ये अल्जीरिया, ये लीबिया, उसके बाद में ये सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है। यहाँ ये छोटा सा देश कुवैत, और यहाँ ये जो बाहर की ओर निकला हुआ, ये जो हल्का सा पॉइंट आपको बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये है कतर, कतर की राजधानी दोहा। और यहाँ देखिए ये एक पक्षी सा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, उड़ती हुई सी चिड़िया,
ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये ईरान है और ये इराक है। ये ईरान, ये इराक और ये यहाँ बिल्कुल छोटा सा जो मैंने आपको बताया कुवैत। इसके अलावा ये जावा, सुमात्रा, इन देशों को मिलाते हुए ये पापुआ न्यू गिनी का इस तरफ का हिस्सा पश्चिमी, और ये जो आपको शायद लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है इंडोनेशिया। ये ऊपर मलेशिया है ये हिस्सा, और ये हिस्सा है इस द्वीप का। और इसके अलावा यहाँ अमेरिका में आ जाइए, ये दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, और खैर यहाँ बोलीविया देश है, इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये ओपेक के देश। अगले प्रश्न में ओजोन परत को बचाने के कोई 2 सुझाव, 118 नंबर पेज पे। तो ओजोन परत के बचाने हेतु प्रयास 2 मार्च 1990 लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन के उत्पादन को रोकने का प्रयास किया गया है। फ्रेऑन जो सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, AC, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम या एरोसोल स्प्रे में होता है, इसे प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाले कॉन्कॉर्ड वायुयान से ओजोन परत के विघटन की आशंका के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इन वायुयानों की गति और ध्वनि अत्यंत ही तीव्र होती है। और 5वां, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मनाया जाता है। विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। हमसे 2 पूछे थे, 3 या 4 आप लिख सकते हैं, पर आप समय का आंसर लिखते समय परीक्षा में समय का और शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि किसी एक प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हमारे अन्य प्रश्न हमसे छूट जाएं। आज विद्यार्थियों राइटिंग थोड़ी ऐसी ही लिख पाया मैं। एस्किमो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। सामाजिक व्यवस्था पूछिए हमसे 9 नंबर पेज पे, पार्ट 2, समाज व संस्कृति। छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जीवन यापन घुमक्कड़ प्रकार का है, क्योंकि शिकार पर निर्भर करते हैं। अधिकतर आदिम ढंग से, पुराने ढंग से जीवन जीते हैं। पितृवंशीय समाज होता है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, और ग्रीष्म काल में कई उत्सव और समारोह मनाते हैं ग्रीष्म काल में, क्योंकि शीतकाल तो अत्यंत ही इनका कठोर होता है। जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं। एल्यूट भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्यूट भाषा बोलते हैं। और कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त व्यक्ति जो होते हैं, जो समर्थ नहीं होते हैं, जो आंतरिक रूप से, यूँ कहें कि शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते हैं, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न, जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं पूछिए हमसे, पेज नंबर 66, 8वां पाठ। जीवन निर्वाह कृषि शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका रोजगार का साधन भी बन गया, आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो कृषि का स्थायी स्वरूप है, अनुकूल दशाएं होंगी वहीं की जाएगी। जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है, ज़्यादा लोग करते हैं निर्भर किसी एक भूमि के टुकड़े पर। कृषि की गहनता इतनी कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। भूजोत छोटे आकार के व छितरे हुए होते हैं। मानवीय श्रम भरपूर किया जाता है और कृषि यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। उन्नत बीजों का, रसायनों का, कीटनाशकों का इस्तेमाल भी करते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो फसल चक्र का अनुसरण भी किया जाता है। फसलों को बदल बदल करके बोते हैं। सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, और एशिया के जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, एक तो चावल प्रधान कृषि और एक गेहूँ प्रधान कृषि। और 10वां प्रश्न निबंधात्मक 4 नंबर का, भारत में सीमेंट उद्योग के विकास, वितरण और समस्याओं का वर्णन कीजिए, पेज नंबर 214 के ऊपर। सीमेंट उद्योग के सामान्य सा परिचय दिया हुआ है, आधारभूत थोड़ा सा ना प्रस्तावना के रूप में। आधारभूत उद्योग है, भवन निर्माण, सड़कें आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है उद्योग का विकास। तो पहली बार सीमेंट बनाने की कोशिश की गई थी 1904 में मद्रास में, चेन्नई, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं हम लोग। समुद्र की सीपियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया।
फिर उसके बाद 1912-13 में वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश के कटनी नामक स्थान पर खटाऊ कंपनी के द्वारा और लाखेरी राजस्थान में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में, ये 1915 ही है, 12-13 नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, लाखेरी में 1915 में हुआ था। अब जब आप राजस्थान वाले जो पोर्शन का जो पार्ट पढ़ेंगे आप 24वां, उसमें भी ये दिया हुआ है, और वहाँ क्लिक निक्सन कंपनी नहीं लिखा हुआ, वहाँ ACC लिखा हुआ है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो बहुत सी कंपनियों को मिलाकर के एसोसिएट सीमेंट कंपनी बना दी गई, इसलिए वो नाम वहाँ मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो वहाँ सही है, लेकिन ये प्रारंभिक जो कंपनी थी वो क्लिक निक्सन ही थी। फिर बाद में इसका समावेश हो गया ACC में। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 में 19 सीमेंट कंपनियाँ थी। 1934 एसोसिएट सीमेंट कंपनी, देखिए आ गया ना ACC। 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप ने इस उद्योग को प्रोत्साहित किया। 1947 में 23 कारखाने थे, विभाजन के बाद में 5 पाकिस्तान में चले गए तो 18 बच गए। 1951 तक आते आते 21 हो गए, 18 थे विभाजन के बाद में जो 51 में 21 हो गए। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में 6 नए कारखाने खोले गए तो 21 और 6 27 हो गए 1956 में। फिर 1960 में 34 हो गए और जस्ट 30 साल बाद में 92 हो गए। 30 साल बाद में 60, लगभग 60 बढ़ गए, ठीक है। और 2015 में 209 बड़े सीमेंट कारखाने, उत्पादन क्षमता 37.83। ठीक है, दिखा होगा आपको, बाकी आप पेज नंबर 215 पे देख लीजिएगा। उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें, ये उद्योग का स्थानीयकरण, तो इन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो उद्योग का स्थानीयकरण या उद्योग का वितरण, यहाँ मैंने वितरण लिखा है। पहला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु में डालमियापुरम, मदुरई, पुल्लीपुर आदि। मध्य प्रदेश में जामुल में स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये विद्यार्थियों हमारी बुक में तो मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में चला गया विभाजन के बाद में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानचित्र भी देखेंगे भारत को जो हमारी बुक में दिया हुआ है, तो इसकी जो लोकेशन है उससे आप समझ जाएंगे कि ये मध्य प्रदेश में ना होकर के भी फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हमारे जो प्रश्न होंगे वो हमारी बुक के अनुसार ही आएंगे, तो आप अपनी थोड़ा समझ को विकसित रखिएगा। जामुल में देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसके अलावा सतना, नीमच, ग्वालियर और कटनी में सीमेंट उद्योग के कारखाने पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अधिकांश जो कारखाने हैं वे तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा कृष्णा, ये ज़िले का नाम है, नदी भी है, ठीक है। विजयवाड़ा, नलकोंडा, हैदराबाद आदि। राजस्थान में देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार हैं, अन्य कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है, तो यहाँ भी कारखाने स्थित हैं सीमेंट के। लाखेरी 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी ACC के द्वारा, निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ब्यावर आदि स्थानों पर। अगला राज्य गुजरात, अधिकांश कारखाने समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। सिक्का राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये दो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सिक्का और जामुल, ठीक है। मध्य प्रदेश में जामुल जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, और गुजरात में सिक्का राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र है। सिक्का के अलावा पोरबंदर, द्वारिका, रनवाब, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी इस उद्योग के संयंत्र हैं, केंद्र बने हुए हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और कर्नाटक पठार पर भद्रावती, बेंगलोर, बीजापुर, तुमकुर आदि प्रमुख संयंत्र के स्थल हैं। इसके बाद में झारखंड, सोन नदी की जो घाटी है वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। सिंदरी, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, सिंदरी, डालमिया नगर, कल्याणपुर आदि। डालमिया नगर झारखंड में है, और एक हमने डालमियापुरम पढ़ा था वो तमिलनाडु में है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नवीन उत्पादक राज्य है ये, ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुई नहीं इस क्षेत्र में, सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में। और चुर्क, चौपान, चुनार आदि ये कुछ एक स्थान हैं, याद रहे तो कोशिश कीजिएगा। और अन्य राज्यों में हरियाणा में चरखी दादरी, उड़ीसा हीराकुंड, केरल में कोट्टायम। तो ये चरखी दादरी हरियाणा का, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, निम्बा हेड़ा, यहाँ द्वारिका, यहाँ सिक्का, और इस तरफ आपको दिखाऊँ मैं डालमियापुरम, ये सिंदरी झारखंड का, और ये जामुल, ये देखिए जामुल। अब यहाँ मध्य प्रदेश तो है नहीं, और खैर हमारी बुक में तो ये बहुत निकट आ गया है उड़ीसा के, तो ये छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और संकरी दुर्ग,
ये भी तमिलनाडु का ही है, हमारी बुक में शंकर दुर्ग लिखा हुआ है और मूल नाम ये शंकरी दुर्ग है। तो ये डालमियापुरम, ये डालमियापुरम और ये डालमिया नगर, ठीक है। इसके अलावा केरल का ये कोट्टायम। तो कुछ एक प्रमुख स्थान है जहाँ आप मानचित्र के ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, सीमेंट उद्योग की समस्याएं पूछी हमसे। तो सीमेंट उद्योग की समस्याओं के बस ये नाम दिए हुए हैं। भारी पूंजी की लागत, पूंजी अधिक लगती है भाई, बिजली कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता, ये जो ऊर्जा के संसाधन ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, माल डिब्बों की निरंतर कमी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कच्चा माल लाने के लिए इनकी आवश्यकता रहती है, पर्याप्त जल की कमी राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से। तो राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पानी की कमी है, परिणाम स्वरूप ये उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।